13 अगस्त 1972 रावलपिंडी का एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। बाहर एक भयानक तूफानी रात है। आसमान में बिजली कड़क रही है और आंधी इतनी तेज है कि पेड़ बस उखड़ने को ही तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, एक खौफनाक माहौल। और इस घने अंधेरे के बीच एक अभेद्य किला खड़ा है। मतलब 18 इंच मोटी कंक्रीट और ईंटों की दीवारें, उन पर बिछे कांटेदार तार और हर कोने पर हथियारबंद पहरेदार। आमतौर पे ऐसी जगह से भागने का ख्याल भी सीधा मौत को दावत देना है। सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह जहां परिंदा भी पर ना मार सके। देखिए, लोहे की भारी सलाखें और 24 घंटे की निगरानी। ये ढांचा सिर्फ कैदियों को अंदर रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से कुचलने के लिए बनाया जाता है। सही बात है। लेकिन इसी खौफनाक रात में भारत के 3 पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी, एक ऐसा एस्केप अंजाम देते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। बिल्कुल, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, जब हम 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखते हैं, तो पार्लुकर और उनकी टीम के भागने की ये कहानी किसी मिलिट्री लॉगबुक की तरह नहीं लगती। ये किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी है। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वे भागे, बल्कि हम इस घटना के असली मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। कैसे उन्होंने बिना बाहरी मदद के नेविगेशन टूल बनाए, पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला किया, और कैसे एक छोटी सी ऐतिहासिक चूक ने उनका पूरा गेम पलट दिया। और इसके साथ ही वतन वापसी का वो भावुक सफर भी। तो कहानी की शुरुआत होती है 10 दिसंबर 1971 से। जी, यह 1971 के युद्ध का सबसे अहम दौर था। मैं समझाती हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर सुखोई 7 जेट में एक मिशन पर थे। उनका टारगेट था जफरवाल में दुश्मन का एक ऐसा वॉच टावर जो भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का गोला उनकी जेट को लग जाता है। पारुलकर को इजेक्ट करना पड़ता है और वो सीधे दुश्मन के इलाके में गिरते हैं, बहुत गंभीर रूप से घायल। दस्तावेजों के मुताबिक जैसे ही वो जमीन पर उतरे, वहां की स्थानीय भीड़ उन पर टूट पड़ी। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। हाँ, वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। अगर पाकिस्तानी सेना के जवान वहां ऐन वक्त पर नहीं पहुंचते तो भीड़ शायद उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। पाकिस्तानी सिपाहियों ने भीड़ से उन्हें यह कहकर निकाला कि ये आदमी हमारे लिए जिंदा ज्यादा काम का है। अब मतलब कोई भी आम इंसान इस स्थिति में अपनी जान की भीख मांगेगा या हार मान लेगा, लेकिन पारुलकर का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। और यहीं पर हमें एक सैनिक के असली माइंडसेट को समझना होगा, या कहिए एक युद्धबंदी की मिलिट्री डॉक्ट्रिन को समझना होगा। देखिए, पारुलकर का मानना था कि एक सैनिक का काम जेल में बैठकर अपनी सरकार द्वारा रिहाई का इंतजार करना नहीं है। तो फिर क्या है? दुश्मन की कैद से भागने की कोशिश करना उसका पहला कर्तव्य है। मुझे ये बात थोड़ी समझाइए, भागना पहला कर्तव्य क्यों है? मतलब क्या चुपचाप युद्ध खत्म होने का इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित तो है, लेकिन रणनीतिक रूप से सही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जब एक युद्धबंदी भागने की कोशिश करता है तो वो दुश्मन के इलाके में एक तरह का नया मोर्चा खोल देता है। अच्छा। हाँ, उसे पकड़ने के लिए दुश्मन को अपने सैकड़ों सैनिक, गाड़ियां और संसाधन लगाने पड़ते हैं जो अन्यथा युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होते। एक तरह से जेल के अंदर रहकर भी वो दुश्मन के संसाधनों को बर्बाद कर रहा होता है। अरे वाह, मतलब वो जेल के अंदर से भी युद्ध लड़ रहा है। ये गजब का नजरिया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना भी ये बात जानती थी। पारुलकर को आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने को कहा गया। बिल्कुल, और यहीं पर उनका तेज दिमाग दिखा। हाँ, उन्होंने शारीरिक प्रताड़ना के बावजूद चालाकी से मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। जब पाकिस्तानी अफसरों को ये भनक लगी तो जो मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हुआ वो शारीरिक यातना से ज्यादा खतरनाक था। देखिए, साइकोलॉजिकल टॉर्चर का पूरा मकसद ही इंसान के दिमाग पर कब्जा करना होता है। पारुलकर के साथी पायलटों को भी नहीं बख्शा गया। स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र जाफा, जिनकी कमर टूट चुकी थी और प्लास्टर में थे, उन्हें टॉयलेट ले जाते समय मुंह पर पिलो कवर पहना दिया जाता था। पिलो कवर क्यों? मकसद ये था कि वे कभी जेल का लेआउट या नक्शा अपने दिमाग में न बैठा सकें। बाप रे। और MS ग्रेवाल के साथ जो हुआ वो तो क्रूरता की हद है। ग्रेवाल को चाय बहुत पसंद थी। पाकिस्तानी अफसर रोज आकर उनसे पूछते, गैरी चाय पियोगे? और उनके हाँ कहने के बावजूद उन्हें कभी चाय नहीं दी जाती थी। हाँ, ये इंसान की छोटी छोटी उम्मीदों को कुचलने का एक बहुत ही भद्दा तरीका था। लेकिन ये सब काम नहीं आया।
25 दिसंबर 1971 को कैंप इंचार्ज उस्मान हमीद ने क्रिसमस पार्टी रखी। वहां इन सैनिकों को पता चला कि भारत युद्ध जीत चुका है और सबको लगा कि अब रिहाई तय है। लेकिन पारुलकर ने स्थिति को बहुत यथार्थवादी नजरिए से देखा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में थे। इतने बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली में महीनों या शायद सालों लग सकते थे। तो पारुलकर ने तय किया कि वे इसका इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है उस एस्केप की प्लानिंग। सबसे पहले उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से भागना आसान हो। उन्होंने बाउंड्री वॉल के सबसे करीब मौजूद सेल नंबर 4 को चुना। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या? ये एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जेल है। कोई कैदी अपनी मर्जी से अपना सेल कैसे बदल सकता है? मतलब क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सो रही थी? ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन ये कोई रातों रात हुई चूक नहीं थी। इसके पीछे पारुलकर का एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक खेल था। वो कैसे? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पारुलकर ने बहुत ही बारीकी से सिस्टम के अंदर मौजूद मानवीय कमजोरियों को पहचाना। उन्होंने निचले स्तर के गार्ड्स के साथ मीठी बातें करके और उन्हें अपनी तरफ से मिलने वाले भत्ते में से थोड़ी बहुत रिश्वत या टिप देकर एक ऐसा भरोसा कायम कर लिया था कि गार्ड्स उन्हें खतरा मानना ही बंद कर चुके थे। ये तो किसी कंप्यूटर वायरस की तरह है। आप सोचते हैं कि आपने उसे एक सुरक्षित फोल्डर में कैद कर रखा है, लेकिन वो असल में आपके ही सिस्टम के कोड का इस्तेमाल करके, आपके ही गार्ड्स का इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक कर रहा है। बहुत सटीक तुलना है। और इसी सिस्टम हैक का दूसरा हिस्सा थे जेल के इंचार्ज उस्मान हमीद। उनका स्वभाव युद्धबंदियों के प्रति थोड़ा नरम था। पारुलकर ने इसी नरमी का फायदा उठाया और पढ़ने के बहाने उस्मान से एक एटलस मांग ली। एक एटलस जेल के अंदर? हाँ, और उस्मान ने बिना ज्यादा सोचे वो एटलस दे भी दी। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। एक कैदी को बाहरी दुनिया का नक्शा देना उसे भागने का ब्लूप्रिंट देने जैसा है। मतलब सेल मिल गया, एटलस मिल गई, लेकिन अब उनके सामने थी 18 इंच मोटी ईंट और गारी की दीवार, जो सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाने का बहाना किया और गार्ड से एक छोटी कैंची मांग ली। साथ में कहीं से एक स्क्रू ड्राइवर जुगाड़ लिया। मुझे ये समझना है कि एक छोटी सी कैंची से 18 इंच मोटी दीवार कैसे टूट सकती है? इसमें तो सालों लग जाएंगे। यही तो उनके धैर्य की असली परीक्षा थी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था जहां एक रात में दीवार टूट जाए। ये हफ्तों की मेहनत थी। रात 12 बजे से 1 बजे तक का समय तय किया जाता था, क्योंकि उस वक्त पहरा थोड़ा ढीला होता था। एक पायलट दीवार खुरचता, बाकी 2 दरवाजे पर निगरानी रखते थे। लेकिन खुरचने की आवाज तो आती होगी ना? रात के सन्नाटे में तो एक छोटी सी खटखट भी गूंजती है। उसी आवाज को छिपाने के लिए वो अपना रेडियो ट्रांजिस्टर चालू करते और उसका वॉल्यूम तेज कर देते थे। और जो मलबा और मिट्टी निकलती, उसे बड़ी सफाई से रेड क्रॉस के खाली डिब्बों में भर दिया जाता था। और दिन में क्या करते थे? सुराग तो दिख जाएगा। दिन के समय उस खोखली जगह में वापस ईंटें फंसा दी जाती थी बिना किसी मसाले के, और उसके आगे बिस्तर लगाकर एक तौलिया लटका दिया जाता था ताकि किसी गार्ड की नजर न पड़े। ये कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा उस बिल्ली वाली घटना से लगता है। वो किस्सा तो वाकई दिल दहलाने वाला है। हाँ, एक रात जब पारुलकर काम कर रहे थे तो सुराख में जो कपड़ा ठूंसा गया था वो अचानक बाहर की तरफ खींचने लगा। उन्हें लगा कि पाकिस्तानी संतरी ने सुराख देख लिया है और अब सब पकड़े जाएंगे। मतलब धड़कनें रुक गई होंगी उस वक्त। बिल्कुल, एकदम जान हलक में आ गई होगी। लेकिन जब काफी देर सन्नाटा रहा और उन्होंने झांक कर देखा तो पता चला कि एक बिल्ली उस कपड़े को खींच रही थी। वो मानसिक दबाव सच में जानलेवा होता है। लेकिन उनकी प्लानिंग सिर्फ जेल से बाहर निकलने तक सीमित नहीं थी। उन्हें पता था कि असली खतरा जेल की चारदीवारी के बाहर है। अनजान देश, अनजान रास्ते। सही कहा। उन्हें सर्वाइवल और नेविगेशन टूल्स चाहिए थे, और यहीं उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स सामने आती हैं। यहाँ मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। उन्होंने एक फाउंटेन पेन के अंदर एक काम करने वाला कंपास बना लिया। मुझे बस ये बताइए कि एक रेडियो की बैटरी और कपड़े सिलने वाली सुई से कंपास बनता कैसे? इसके पीछे की साइंस क्या थी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत ही शानदार और व्यवहारिक इस्तेमाल था। देखिए, कंपास बनाने के लिए आपको एक चुंबक चाहिए जो उत्तर दिशा की तरफ इशारा करे। उन्होंने रेडियो में इस्तेमाल होने वाली बैटरी ली, एक पतले तार को सुई के चारों ओर कई बार लपेटा और उस तार के दोनों सिरों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जब इससे करंट पास हुआ तो उसने सुई के अंदर के मॉलिक्यूल्स को मैग्नेटाइज कर दिया। मतलब उन्होंने जेल के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया। क्या बात है। हाँ, फिर उन्होंने उस मैग्नेटाइज सुई को फाउंटेन पेन के खोखले हिस्से में
इस तरह से बैलेंस किया कि वो बिना किसी रुकावट के घूम सके और हमेशा उत्तर दिशा दिखाए। और बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक आम पेन था। बिल्कुल, अगर गार्ड चेकिंग भी करते तो उन्हें कुछ शक नहीं होता। ये सच में हैरान करने वाला है। इसके अलावा राशन का भी तो इंतजाम करना था, क्योंकि बाहर तो खाना मिलेगा नहीं। इसके लिए उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का फायदा उठाया। जिनेवा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ये तय करती है कि युद्ध बंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो इसमें भत्ते का कोई नियम है? जी, इसके तहत कैदियों को हर महीने 57 रुपए का भत्ता मिलता था। उन्होंने इस पैसे को बचाया और उससे ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क के डिब्बे जमा करने शुरू किए। उन्हें पता था कि भागने के बाद कई दिनों तक भूखे पेट सफर करना होगा। और कपड़ों का क्या? अगर वे अपनी कैदी वाली यूनिफॉर्म में बाहर निकलते तो 10 मिनट में पकड़े जाते हैं। इसके लिए पारुलकर ने अपने घर से आए हुए कपड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जेल के ही दर्जी को थोड़े पैसे देकर 3 पठानी सूट सिलवा लिए। और वो बैग्स? हाँ, पटे हुए पैराशूट के कपड़े से उन्होंने छोटे बैग बना लिए। ये सब महीनों तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। और फिर 13 अगस्त 1972 की वो तूफानी रात आई। ये तारीख भी कोई इत्तेफाक नहीं थी। अगले दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। उन्हें पता था कि जश्न के माहौल में गार्ड्स का ध्यान बटा होगा। बिल्कुल सही समय चुना उन्होंने। उस रात भयंकर आंधी और बारिश थी। उन्होंने सुराख से बाहर निकलकर दीवार फांदी। यहाँ उनके सामने एक बड़ा सामरिक या कहिए टैक्टिकल रिस्क था। उन्हें ये तय करना था कि भागकर जाना कहाँ है। एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि रावलपिंडी से पूर्व की तरफ चलो और भारत की सीमा में दाखिल हो जाओ। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा उस वक्त एक एक्टिव वॉर जोन थी। वहां चप्पे चप्पे पर बारूदी सुरंगें बिछी थीं और सेना की भारी तैनाती थी। वहां से निकलने का मतलब था 100% मौत। ओहो, तो फिर रास्ता क्या था? इसीलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने पश्चिम की तरफ पेशावर होते हुए अफगानिस्तान भागने का फैसला किया। लेकिन एक मुस्लिम बहुल देश में जहां भारत के खिलाफ भारी गुस्सा था, वहां 3 हिंदू पायलटों का सफर करना मौत के मुंह में चलने जैसा था। किसी भी पुलिस चेकपोस्ट पर अगर कलमा पढ़ने को कहा जाता या बायोलॉजिकल चेकिंग होती तो उनकी असली पहचान खुल जाती। इसी खतरे से बचने के लिए उन्होंने भेष बदला और ईसाई नाम रखे, फिलिप पीटर, अली अमीर और हैरल्ड जैकब। अगर कोई पहचान पूछता तो वे खुद को पाकिस्तानी ईसाई बता सकते थे। बहुत ही चालाकी भरा कदम। हाँ, बारिश और आंधी के बीच वो उस संकरी गली से गुजरे। वहां एक गार्ड बैठा था, लेकिन बारिश से बचने के लिए उसने अपने मुंह पर कंबल डाला हुआ था। वे खामोशी से उसके पास से निकल गए। वहां से वे पेशावर पहुंचे, तांगा लिया, बस की छत पर बैठे और लंडी कोतल तक पहुंच गए। अब वे अफगानिस्तान की तोरखम सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ, 9 महीने की कैद और महीनों की प्लानिंग के बाद आजादी उनके बिल्कुल सामने थी। लेकिन तभी कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ इतना परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी सी जानकारी ने पूरा गेम पलट दिया। और वो जानकारी उसी एटलस से आई थी जो उस्मान हमीद ने उन्हें दी थी। मतलब जिस नक्शे ने उन्हें जेल से बाहर निकाला, उसी ने उन्हें फंसा दिया। ऐसा ही कुछ। मैं समझाती हूँ। उस एटलस में लंडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन मार्क किया हुआ था। उन्हें लगा कि वे लंडी खाना स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से सीमा पार कर लेंगे। लेकिन जब वे एक चाय की दुकान पर रुके और स्थानीय लोगों से लंडी खाना का रास्ता पूछा, तो लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। क्यों? क्या लंडी खाना जाने का रास्ता बंद था? रास्ता बंद नहीं था, वो स्टेशन ही बंद हो चुका था। और वो भी कोई 1 आध साल पहले नहीं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में 1932 में। अरे बाप रे! 1972 के स्थानीय लोगों ने शायद उसका नाम भी मुश्किल से सुना होगा। जब 3 अजनबी लोग एक ऐसे स्टेशन का रास्ता पूछ रहे थे जो 40 साल पहले बंद हो चुका है, तो शक होना लाजमी था। और उस पर कोढ़ में खाज ये कि वहां एक तहसीलदार का क्लर्क चाय पी रहा था। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तान में वैसे ही बंगालियों के खिलाफ भारी तनाव था। उन लोगों का लहजा देखकर क्लर्क को लगा कि ये कोई बंगाली हैं जो भागकर अफगानिस्तान जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा होने लगी। माहौल बहुत आक्रामक हो गया। तो अब क्या उपाय था? उस वक्त पारुलकर ने एक ऐसा दांव खेला जो शायद किसी और के दिमाग में नहीं आता। उन्होंने भीड़ को डराने के लिए खुद को पाकिस्तानी वायुसेना का अफसर बताया। अच्छा? जब भीड़ नहीं मानी तो उन्होंने सीधे कहा, मेरी बात पाकिस्तान एयरफोर्स के एडीसी उस्मान हमीद से कराओ।
वही उस्मान हमीद जो जेल का इंचार्ज था। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई। ने फोन पर बहुत ही घुमा फिरा कर बात की, लेकिन उस्मान हमीद बहुत तेज था। वो समझ गया। वो तुरंत समझ गया हाँ। कि ये कोई पाकिस्तानी अफसर नहीं बल्कि रावलपिंडी जेल से भागे हुए भारतीय पायलट हैं। तो उस्मान ने क्या किया? क्या उसने तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उस्मान ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। उसे पता था कि अगर उसने तहसीलदार को सच बता दिया कि ये भारतीय पायलट है तो वो गुस्साई भीड़ उन्हें वहीं पीट-पीट कर मार डालेगी। हाँ, भीड़ का तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए उस्मान ने फोन पर तहसीलदार से कहा कि ये हमारे ही अहम आदमी है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इन्हें सुरक्षित रखो, हम अपनी टीम भेज रहे हैं। एक तरह से उस्मान ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उनकी आज़ादी का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर उन्हें वापस गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रावलपिंडी लाया गया और इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। उन्हें 30 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी में डाल दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी कैदी के लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। एक छोटी सी अंधेरी कोठरी जहां आपका संपर्क पूरी दुनिया से कट जाता है। ना किसी की आवाज़, ना सूरज की रोशनी। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बहुत डरावना है ये। जरा सोचिए, जो लोग कल तक आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे थे, अफगानिस्तान की सीमा देख रहे थे, वे अचानक 30 दिन के लिए एक अंधेरे गड्ढे में डाल दिए गए। ये मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देने वाला अनुभव था। लेकिन पारुलकर और उनकी टीम टूटे नहीं। उन्होंने इस काल कोठरी का समय भी निकाल लिया और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दबाव के बाद दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान किया। और जब वे भारत लौटे तो वो पल पूरे देश के लिए बहुत भावुक था। कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब उन्होंने वाघा बॉर्डर पार किया तो वो दृश्य शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दस्तावेजों में लिखा है कि वाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों का हुजूम अपने नायकों के स्वागत के लिए खड़ा था। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां मौजूद थे। वाघा से लेकर अमृतसर तक के 22 किलोमीटर के रास्ते को फूलों से सजाया गया था। ये सिर्फ 3 कैदियों की वापसी नहीं थी, ये देश के गुरूर की वापसी थी। और दिल्ली पहुंचने पर रामलीला मैदान में उनका जो स्वागत हुआ वो इतिहास बन गया। रिहाई के बाद का एक वाकया मुझे बहुत खास लगता है, मैं बताती हूँ। जब पारुलकर भारतीय वायुसेना प्रमुख पीसी लाल से मिले तो उन्होंने उन्हें एक फाउंटेन पेन तोहफे में दिया। वही पेन। हाँ, जब वायुसेना प्रमुख ने उस पेन को खोला तो उसके अंदर वही सुई वाला कंपास था जो पारुलकर ने जेल में बैटरी से मैग्नेटाइज करके बनाया था। ये कितनी शक्तिशाली तस्वीर है। वो कंपास सिर्फ दिशा नहीं दिखा रहा था, वो उन सैनिकों के अडिग हौसले को दिखा रहा था। और इस पूरी गंभीर और थ्रिलिंग कहानी का अंत एक बहुत ही खुशनुमा और हल्के फुल्के मोड़ पर होता है। वो टेलीग्राम वाला किस्सा। हाँ, रिहाई के महज कुछ महीनों बाद दिलीप पारुलकर की शादी तय हो जाती है। उनकी शादी के दिन पाकिस्तान जेल में उनके साथ रहे साथी पायलट अर्जुन कामत का एक टेलीग्राम आता है। उसमें लिखा था, नो एस्केप फ्रॉम द स्वीट कैप्टिविटी, यानी इस मीठी कैद से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, ये उनकी बीच के उस मजबूत बंधन को दिखाता है जो जेल की उन भयानक रातों में बना था। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो पारुलकर और उनकी टीम की ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें दिखाती है कि जब इंसान के सामने सर्वाइवल का सवाल आता है तो वो कैसे अपने आसपास मौजूद हर छोटी चीज, चाहे वो रेडियो की बैटरी हो या दाढ़ी काटने की कैंची, उसको अपनी ताकत बना लेता है। और ये भी कि आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में लड़ी जाती है। पारुलकर ने साबित किया कि अगर आपका दिमाग हार ना माने तो 18 इंच मोटी दीवार भी आपको रोक नहीं सकती। सही बात है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहां छोड़ना चाहूंगा। सुनने वालों के लिए ये एक दिलचस्प सवाल हो सकता है। वो क्या? जिस एटलस ने उन्हें जेल की उन 4 दीवारियों के पार देखने की हिम्मत दी, जिस नक्शे के सहारे उन्होंने इतनी खतरनाक योजना बनाई, उसी एटलस के एक पुराने 1932 के पन्ने ने उन्हें वापस कालकोठरी में पहुंचा दिया। ये एक गहरी बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि जानकारी या ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ढाल है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि कभी-कभी जिस ज्ञान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी हार का कारण बन जाता है? उस तूफानी रात और कंक्रीट की दीवारों को तो उन्होंने अपने हौसले से हरा दिया, लेकिन एक बंद हो चुके रेलवे स्टेशन का नाम उन्हें वापस उसी अंधेरे में खींच ले गया। बिल्कुल।
तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत ही कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा अंधापन नहीं बन जाती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले विश्लेषण में एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे।